सीट वाले ने और हमारा सीट जो हमारे पार्ट का था उस पर हमने मजबूती से हमने अपने उम्मीदवारों के नामों का पक्ष रखा। तो इससे अभी आपने सुन लिया। और इससे पहले कल देर रात तक तेजस्वी यादव के घर पर महागठबंधन के सारे दलों के नेता जुटे और सीट शेयरिंग पर चर्चा की गई थी। एक बड़ी खबर यह भी आ रही है कि तेजस्वी 2 सीटों से चुनाव लड़ सकते हैं। एक तो उनकी मौजूदा सीट राघोपुर है और इसके अलावा मधुबनी के फुलपरास से भी तेजस्वी यादव खड़े हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि यह कदम मिथिलांचल में राष्ट्रीय जनता दल की पकड़ मजबूत बनाने के रणनीति का एक हिस्सा है और इसके साथ ही अति पिछड़ा वर्ग पर भी पकड़ मजबूत बनाने की कोशिश है। महागठबंधन में अब कौन कहां से लड़ेगा इसकी तैयारी हो रही है और उधर एनडीए में यही तय नहीं है कि सारे दल लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे। जीतन राम मांझी का यह बयान जरा सुन लीजिए, क्या कुछ कह रहे हैं इसी मसले पे। अभी आपके पार्टनर को मैंने बोल दिया है कि सीट का कोई हमारे यहाँ झगड़ा नहीं है। हम मान्यता प्राप्त होने लायक सीट मांग रहे हैं कि इतना सीट मिले जिससे कि मान्यता प्राप्त हमारी हो जाए बिहार विधानसभा में। और ये अपेक्षा इसलिए है कि हम कोई हम मुख्यमंत्री डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं बनना चाहते हैं। हम अपने पार्टी को रिकॉग्नाइज करना चाहते हैं, यही मेन डिमांड है। अगर सर नहीं मिलती हो किसी तो क्या तो पार्टी के साथ हम रहेंगे। हम एक पार्टी में एक सीट पर भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो यह साफ साफ जीतन राम मांझी ने साफ कहा है कि मनमाफिक सीटें नहीं मिली तो फिर एक भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। ऐसी धमकी के बाद अब एनडीए कितना एकजुट रहेगा या चुनाव में भीतरघात से बचा रहेगा एनडीए, ये भी सवाल उठ रहे हैं। इधर चीफ जस्टिस पर जूता यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आप जानते हैं BR गवई साहब, उन पर जूता फेंकने के अपराध पर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। आज ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बारे में जो कहा है उसे जरा सुन लीजिए, क्या कुछ कहा है मल्लिकार्जुन खड़गे ने। जो घटनाएं सुप्रीम कोर्ट में घटी और सुप्रीम कोर्ट के उच्च न्यायाधीश को उनका जो अपमान किया गया, वे हम उसको कंडेम करते हैं। We're Phoenix Energy. तो सुन लिया आपने, ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने के ऊपर जो कुछ हुआ उस घटना को कंडेम कर रहे हैं। यहाँ पे मल्लिकार्जुन खड़गे, आपको बता दूं कि कल सीजेआई गवई की मां डॉक्टर कमल गवई और बहन कीर्ति गवई ने भी इस हमले को संविधान पर हमला बताते हुए निंदा की है। यानी राकेश किशोर जिन्होंने जूता फेंकने वाला जो वकील है उसने भले इस मसले पर अपना जो पछतावा होना चाहिए था वो नहीं किया। उसने बताया फेंकने का भले ही उसे पछतावा न हो, लेकिन ट्रोल आर्मी इस अपराध की वाहवाही कर रही है लेकिन कांग्रेस समेत तमाम विपक्ष इस लड़ाई को गंभीरता से ले रहा है। तो बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों, एक तरफ राजनीति, दूसरी तरफ सियासत, बिहार के चुनाव और इन सब के बीच देश की जो न्यायपालिका है उस पर किस ढंग से हमले हो रहे हैं और इन सब के बीच बीजेपी कहां है और कहां है कांग्रेस पार्टी एनडीए और कहां है इंडिया गठबंधन। तो आइए दोस्तों आज चर्चा करेंगे कि बीजेपी कैसे अपने फैलाए रायते को समेट नहीं पा रही है और सियासी दलदल में धंस रही है। एनडीए में घमासान और बीजेपी को ज्यादा नुकसान। बिहार एसआईआर पर बड़ा फर्जीवाड़ा कैसे आया है सामने, इन सब का खुलासा यहाँ इस चर्चा में हम करेंगे। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका पहले परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। देखिए इस वक्त 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। पंकज चतुर्वेदी जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं, प्रेम कुमार जी हैं, सुनील शुक्ला जी हैं, अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। आप पांचों का स्वागत इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। बिहार की बात कर रहा हूं और प्रेम कुमार जी आप शायद बिहार में ही हैं, आपसे बेहतर कौन बताएगा। एसआईआर पर घमासान मचा हुआ है, रिपोर्टर्स कलेक्टिव की रिपोर्ट भी देख लिए। 14,32,000 वोटर्स फर्जीवाड़ा, 14,35,000 वोटर्स जो हैं नई लिस्ट में, 14,35,000 फर्जी वोटर हैं। करीब 1,32,00,000 वोटर्स फर्जी पतों पर जोड़े गए हैं। 1,32,00,000 वोटर्स फर्जी पतों पर जोड़े गए, छोटी मोटी बात नहीं हो सकती है। एक ही नाम वोटर लिस्ट में कई बार दर्ज हैं, एक ही नाम है और वोटर लिस्ट में कई बार दर्ज हैं। 12 चट्टी विधानसभा के मकान नंबर 6 में
बाराचट्टी विधानसभा के मकान नंबर 6 में 877 वोटर्स दर्ज हैं, एक ही मकान नंबर 6 में। मटिहानी विधानसभा के एक ही घर में 855 वोटर्स दर्ज हैं। परसा विधानसभा के एक ही घर में 853 वोटर्स दर्ज हैं। पिपरा विधानसभा के एक मकान में 505 और एक अन्य मकान में 442 वोटर्स दर्ज हैं। ये है नया इंडिया, ये है नरेंद्र मोदी का इंडिया, और ये है ज्ञानेश कुमार गुप्ता का चुनाव आयोग। क्या कहेंगे? अजय जी, निश्चित रूप से ये बातें अभी तक जो सामने आई है एक रिपोर्ट के हवाले से सामने आई है, और उसमें जो बात कही जाती है, ज्ञानेश कुमार जी ने कहा था कि बहुत सारे लोग के पास घर नहीं है, वो सड़कों पर सोते हैं, तो इसीलिए वैसे का 0 एड्रेस लिख दिया जाता है। तो अब बताया जाए कि भाई 1.3 करोड़, ये लगभग 1.4 है, 1,40,00,000 के करीब है, थोड़ा कम है। ये इतने सारे लोगों के पास बिहार में घर नहीं है। क्या बिहार में 7 करोड़ वोटर में से 1.4 करोड़ वोटर के पास घर नहीं है? तो ये तो जबरदस्त कबूलनामा है। तो दरअसल ये इससे बड़ा सबूत ड्रामा क्या हो इलेक्शन सकता है? अब है कि हमारे बोलने से ज्यादा न्यायालय क्यों सो रही है, अदालत क्यों सो रही है? हमें तो अदालत की मिलीभगत दिखती है चुनाव आयोग के साथ में। भाई अदालत चुनाव के से जुड़े एसआईआर से जुड़े मसलों को सुनवाई के लिए लगातार टालती जा रही थी। अब चुनाव इसी एसआईआर से बने हुए वोटर लिस्ट से होंगे। अब बताइए प्योर और इम्प्योर में क्या रह गया? आज जो वोटर लिस्ट है इसको क्या प्योर कहेंगे? डुप्लीकेसी है इसमें, बिना पते वाले हैं, जितनी विसंगतियां हो सकती हैं आपने बताया ही। 3-4 विधानसभा क्षेत्र में बताया कि मटिहानी, पिपरी और बाराचट्टी, और एक जगह जो आपने बताया उसी रिपोर्ट के हवाले से एक मकान में 855 लोग रहेंगे। परसा विधानसभा एक घर में 853, तो 850 से ज्यादा लोग एक मकान में कैसे रह सकते हैं? जब ये बात सामने आई थी कर्नाटक में, तब सब लोगों ने कहा था कि नहीं, वहां तो डेली रहने वाले खाने वाले मजदूर वहां रहते थे और उस एड्रेस पर आते जाते रहते थे, इसलिए इतने लोग हो गए। अब बताइए 850 लोग के लिए क्या तर्क देंगे? इसका मतलब है जो बात कही जा रही थी, एसआईआर के लिए वक्त नहीं मिला और एसआईआर में जो मन में आया भर दिया गया, जो भी प्रक्रिया अपनाई जानी थी नहीं अपनाई गई। ये चले थे शुद्ध करने के लिए और इसको बिल्कुल बर्बाद कर दिया। भाई ऐसे भी मेरी आपत्ति शुद्ध को लेकर होती है। भाई आप मतदाता सूची में सुधार कर सकते हैं, उसको दुरुस्त कर सकते हैं। शुद्ध क्या कर रहे हैं? गंगा जल से शुद्ध कर रहे हैं। क्या है ये? यज्ञ कर रहे हैं। लेकिन ये जो है शुद्ध, चुनाव आयोग की भाषा है कि वो शुद्ध कर रहे हैं। ये शुद्ध नहीं, अगर उन्हीं की भाषा में बोले तो आपने अशुद्ध कर दिया। एसआईआर, ईवीएम, वोटर लिस्ट, क्या वोटर लिस्ट ड्रामा इलेक्शन, गार्बेज इलेक्शन, कमजोर तबके के लोगों आई को, रिजेक्ट महिलाओं को इलेक्शन, आप चुनाव से बाहर कर देते हैं, नॉट गुड। तो मतदाता सूची शुद्ध हो जाती है क्या? ये बड़ा सवाल है। आप पूरा आंकड़ा सबके सामने है। भाई 33-34% मुसलमानों के नाम कट गए। जितने नाम जो कटे हैं उनमें से 33-34% हिस्सा मुसलमानों का है, बड़ा हिस्सा महिलाओं का है, दलितों का है। तो ये जो चीजें हो रही हैं, ये मतदाता सूची को पूरी तरीके से खराब कर दिया गया है। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि इस मुद्दे को जितना और बड़ा होना चाहिए, ये खुलासा, इस खुलासे से जितनी सनसनी फैलनी चाहिए, हमें फैलती हुई नहीं दिख रही। ये खबर जितनी सनसनीखेज है, उतनी सनसनी लोगों के बीच दिखाई नहीं दे रही है। उसको वोट चोरी, एसआईआर, इसके नाम से लोग समझ जरूर रहे हैं, समझ विकसित हुई है, लेकिन ताजा जो है इसका जनता तक अभी ये बात पहुंची नहीं है कि इस तरीके से घोटाले हुए हैं, इस तरीके से हेरा फेरी की जा रही है। चुनाव आयोग, ऐसे तो परसेप्शन बन गया है कि चुनाव आयोग और सरकार मिले हुए, लेकिन अदालत भी मिली हुई है, ये बात लोग नहीं समझ रहे हैं। और
उनको कहने में भी, हम लोगों को भी कहने में दिक्कत होती है, लेकिन क्या करें, ये तो फैक्ट्स बोल रहा है। अदालत आंखें बंद करके बैठी हुई है, अदालत में पूरी प्रक्रिया हुई, सुनवाई हुई, और सुनवाई में सारे सवाल रखे गए और अदालत पूछने के नाम पर बस क्वेरी करके छोड़ देता है, उस क्वेरी को अंजाम तक नहीं ले जाता है। तो अंजाम तक नहीं ले जाएगा, बेसिक सवाल, क्या गलत मतदाता सूची से वोट कराए जाएंगे? गलत मतदाता सूची से क्या गलत सरकार का तय नहीं होगा? ये बहुत सारे सवाल हैं। हालांकि इन सवालों के साथ भी जो राजनीतिक गहमा गहमी है वो भी दिख रही है, और इस चुनाव में हमें लगता है कि एनडीए के भीतर जिस तरह से आपाधापी मची हुई है, सीट बंटवारे में हर कोई एनडीए में असंतुष्ट है और उसका कोई समाधान दिखता नहीं है, सिवाय इसके कि जो कह देंगे मोदी शाह वो मानना पड़ेगा सहयोगी दलों को। तो सहयोगी दल आज बेचैन है कि अपने कार्यकर्ताओं को कैसे मुंह दिखाएंगे। कोई जीतन राम मांझी हो या चिराग पासवान हो, उनको समझ में नहीं आ रहा हम कैसे रिएक्ट करें। चिराग पासवान का की पार्टी तोड़ दी गई थी, उसके बावजूद वो हनुमान थे, लेकिन आज हनुमान का क्या हाल है समझ में आ रहा है। उनको कोई 25 सीट देने के लिए भी तैयार नहीं है बीजेपी। जीतन राम मांझी का क्या हाल है सबको देख रहे हैं। उनकी पार्टी के, उनके सलाह संबंधी जो चुनाव लड़के एमएलए बन रहे थे, अभी अलग अलग सीट मांग रहे हैं। हम अपने विधानसभा में रिपीट होने में उनको दिक्कत हो रही है, जनता दौड़ाने के लिए बैठी हुई है। तो ये हालात हैं एनडीए में, और ये समाधान फंसा हुआ है। दूसरी तरफ महागठबंधन है, हमें लग वहां भी छोटी मोटी जीच है, लेकिन ऐसी जीच नहीं है कि समाधान ना हो। और हमें लगता है कि आज से कल तक, ऐसे तो एक दिन पहले ही सब कुछ तय हो गया था, मौर्य होटल में 2 बजे का समय ले लिया गया था, और उसमें एक सीट शेयरिंग पर घोषणा होनी थी, लेकिन उसको एन वक्त पर वापस ले लिया गया, चूंकि वो मुकेश सहनी का एक पेच फंस रहा था कि मुकेश सहनी 12 के अलावा 6 ऐसी सीटें मांग रहे थे 18 में, जिसमें कि माले की जीती हुई सीट, कांग्रेस की जीती हुई सीट, आरजेडी की जीती हुई सीटें थी, और यहाँ पर फंसा था। वरना सब कुछ तय था, सीएम, डिप्टी सीएम सबका ऐलान होने वाला था। हमें लगता है कि आज तो अब संभव नहीं लगता। आज कांग्रेस की सीट हुई, आपने बताया 25 सीटों पर नाम जो है फाइनल भी हुआ है, और राजेश राम जी भी बोलने के लिए आए, लेकिन कल तक सीट शेयरिंग का कोई ना कोई फॉर्मूला लेकर के महागठबंधन सामने आ जाएगा। और हाँ, इसमें कुछ नई पार्टियां भी रोल अदा कर रही। हमने देखा आम आदमी पार्टी की भी सूची जारी हो रही है, एक सूची जारी हुई है, कल जारी होगी। 11 कैंडिडेट्स की एक सूची जारी हो चुकी है आम आदमी पार्टी। जी जन स्वराज भी कल तक सूची देने वाला है। तो हमें लग रहा है कि सब गतिविधियां चरम पर हैं, और 1-2 दिन में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ भी महागठबंधन लीड लेता हुआ दिख रहा है प्रत्याशियों को तय करने के मामले में। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। प्रत्याशियों को तय करने का मामला, यहाँ पर एक तरफ महागठबंधन का जो है वो आगे बढ़ चुका है। कांग्रेस 25 उम्मीदवारों की सूची ऑलरेडी तैयार कर चुकी है, नाम फाइनल हो चुका है। आज सीईसी की बैठक हुई कांग्रेस की, राजेश राम ने जो बातें कही आपने सुन ली, लेकिन उससे पहले जब चुनाव की बारी आएगी तो सामने होगा वह मतदाता सूची होगी, यानी वोटर्स के नाम होंगे। और वोटर्स के नाम क्या सचमुच सही हैं? कई सारे वोटर्स के नाम क्यों काट दिए गए जो अभी भी हैं? कई जिंदा लोगों को मृत क्यों घोषित किया गया? एक ही घर में 850 से ज्यादा मतदाता कैसे आ गए? ये सारे सवाल हैं। इन सवालों का जवाब पहले ढूंढना होगा, उसके बाद फिर आगे बढ़ना होगा, वरना ये चुनाव वैसे ही होगा जैसे इससे पहले के 2-3 चुनावों के लिए राहुल गांधी ऑलरेडी कह चुके हैं कि फर्जीवाड़ा हुआ है। क्या बिहार का चुनाव भी वैसे फर्जीवाड़े के बीच होंगे? ये भी एक बड़ा सवाल है। प्रशांत टंडन जी, आपके पास आना चाहता हूं। एसआईआर, रिपोर्टर्स कलेक्टिव की रिपोर्ट, कितनी यहाँ पर कितना ध्यान देने की जरूरत है इस रिपोर्ट पे? जी राजीव जी, देखिए, ये बिहार में ही ये नहीं हो रहा है, ये पिछले कुछ समय से होता आया है। महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव के बाद कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टीज का और पत्रकारों का ध्यान वोटर लिस्ट पे गया,
तो ये चीजें सामने आ रही हैं, और लेकिन ये पिछले कुछ वर्षों से ये हो रहा है, खासकर राजीव कुमार के समय से तो मैं कह सकता हूं कि ये हो रहा है। 2019 के बाद भी राजीव जी वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां थी, और इसको हम लोग लगातार कह रहे थे कि केवल ईवीएम जिम्मेदार नहीं है, गड़बड़ी वोटर लिस्ट में है। तो अब जो मामला सामने आ रहा है वो इसीलिए आ रहा है कि चोरी तो पहले भी हो रही थी, पकड़ी अब गई है। मैंने बताया, और रिपोर्टर्स कलेक्टिव की रिपोर्ट मैंने भी देखी कि 1,30,00,000 से भी ऊपर लोग उसमें जो है वो फर्जी है, मतलब उनके पते गड़बड़ है, उन पतों पे वो नहीं है जहां वो लिखे हुए हैं। उसके बाद 14,35,000 डुप्लीकेट है। तो डुप्लीकेट का मतलब कि फर्जी है, और ये तमाम हर कंस्टिट्यूंसी वाइज, यानी पूरे 243 सीटों की एनालिसिस उन्होंने करके रख दी है। रिपोर्टर्स कलेक्टिव की रिपोर्ट में लोग जाके देख सकते हैं, उसको गूगल करके देख सकते हैं, पूरी रिपोर्ट वहां पे है। अब सवाल यह कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई समाधान नहीं आ रहा है। चुनाव आयोग इसमें शामिल है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से समाधान नहीं आ रहा है। तो इस समस्या का हल कैसे होगा? क्या इस फर्जी वोटर लिस्ट से चुनाव होंगे? तो फर्जी वोटर लिस्ट से चुनाव होंगे तो सरकार भी फर्जी बनेगी, तो क्या जनता की राय उसमें नहीं होगी? इसका समाधान कैसे हो, इस पे अब सोचना चाहिए। जो सवाल हम लोग यहाँ पे उठा रहे थे कई दिन से कि जो चुनाव आयोग ये कह रहा है कि 16 लाख कुछ हजार लोगों ने फॉर्म भरे और नए वोटर ऐड हो गए, फॉर्म 6 भरे, नए वोटर ऐड हो गए 21 लाख से भी ज्यादा, तो ये 4-4.5 लाख वोट कहां से आ गए बगैर फॉर्म 6 के? अब सवाल सुप्रीम कोर्ट भी पूछ रहा है। ये सवाल योगेंद्र यादव या दूसरे और विशेषज्ञ भी उठा रहे हैं, लेकिन इसका समाधान क्या होगा? चुनाव तो सर पे, घोषणा हो चुकी चुनाव की, और इसमें एक पक्ष का अभी निराकरण और नहीं हुआ है राजीव जी, उसके एनालिसिस भी होनी जरूरी है कि वो लोकसभा में जितने लोगों ने वोट दिए थे, जो मौजूद हैं 2025 की जनवरी की वोटर लिस्ट में, इन लोगों ने 2024 के लोकसभा में वोट दिए थे, वो लोग क्या सब के सब आ गए हैं SIR में, या उनमें से कितने लोगों के नाम कट गए जो वोट दे चुके हैं? तो तमाम तरीके की गड़बड़ियां हैं, और ये चुनाव आयोग की देखरेख में जिस तरीके से होगा वो चुनाव पॉलिटी होगा, क्योंकि वोटर लिस्ट ही पॉलिटी है। तो अब इसका समाधान क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट से नहीं आ रहा है, हम आप नहीं कर सकते, राहुल गांधी नहीं कर सकते, लेकिन जो काम राहुल गांधी, तेजस्वी यादव या पॉलिटिकल पार्टीज या हम आप कर सकते हैं वो ये है कि ये जन आंदोलन बने। जब जन आंदोलन बनेगा तब इसका समस्या का समाधान आएगा, और इसी चुनाव में आएगा। अगर बड़ा जन आंदोलन बन जाए और बिहार के मतदाता तय कर लें कि हम इस फर्जीवाड़े को खत्म करना चाहते हैं, अपने वोट की ताकत के जरिए करना चाहते हैं, तो वो अभी भी कर सकते हैं। इतनी गुंजाइश तो अभी भी इतने फ्रॉड के बाद है कि बिहार के लोग इस फर्जीवाड़े को खत्म कर सकते हैं जड़ से। और यहाँ से अगर खत्म होगा राजीव जी, तो आगे जितना जो उसका रास्ता है वो बंद हो जाएगा। तो ये बहुत आवश्यक है कि इस वक्त इस समस्या के समाधान पर जोर दिया जाए। मुझको उम्मीद बड़ी कम लग रही है सुप्रीम कोर्ट से, जब से जस्टिस धूलिया के बेंच से मामला यहाँ तक आया है, जैसे सूर्यकांत तक, तो उसमें कोई खास, केवल एक आधार कार्ड को जुड़वाने के अलावा उसमें कोई खास उपलब्धि नहीं आई है। समस्या का समाधान नहीं हुआ। जितनी बड़ी समस्या है, और मूल समस्या क्या है
मूल समस्या यह है कि भारत के संविधान ने जिन लोगों को मताधिकार दिया है उनके वोट काटे जा रहे हैं। एक घर में 800 लोग अगर रह रहे हैं और वो मैं उनकी रिपोर्ट देख रहा था राजीव जी, 800 लोग अलग अलग जातियों के, अलग अलग समाजों के हैं। बड़े हिसाब से चीजों को रखा गया है। तो इसमें कोई बहुत ही पीछे से कोई एजेंसी लगता है शामिल है, लगता है कि बहुत इंडस्ट्रियल स्केल में ये चीजें हुई हैं। और ज्ञानेश कुमार गुप्ता ने चुनाव आयोग को गुप्ता वोट हाउस बना दिया है बीजेपी का। तो समाधान की तरफ ध्यान देना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज को और सिविल सोसाइटी को। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। और आखिरी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि चुनाव आयोग आखिर क्या बन गया है, गुप्ता हाउस, बहुत महत्वपूर्ण। आना चाहता हूँ सुनील जी आपके पास। सुनील जी कैसे देखा जाए जी सुनील जी कैसे देखते हैं आप, एसआईआर में तो अभी शुरुआत हुई है और एसआईआर अभी चल रहा है, कल सुनवाई है फिर सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर के मसले पे। आज सुनवाई होनी थी, आज नहीं हुई। आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि गुरुवार को यानी कल सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। तो कल देखेंगे कि क्या कुछ होता है। लेकिन एक चिंता, बहुत वाजिब चिंता है जो यहाँ प्रशांत जी कह रहे हैं कि अभी तक आधार कार्ड पर डायरेक्टिव ऑर्डर के अलावा सुप्रीम कोर्ट से एसआईआर के मामले पे कुछ भी नहीं है जो जिस पर कहना चाहिए कि हाँ एक कुछ अच्छी चीज निकल के आई है। और इन सब के बीच चुनाव बिहार का, क्या आपको लगता है कि ये चुनाव सही ढंग से होंगे या फिर इस चुनाव के बाद राहुल गांधी एक और हाइड्रोजन बम लेके आएंगे, यही चलता रहेगा? धन्यवाद राजीव जी। सबसे पहले तो आप टीवी लाइव में करोड़पति होने के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी मेहनत, आपका श्रम, आपके प्रयास लगातार ऐसे ही फलीभूत होते रहे। अब सवाल यह है कि बिहार का चुनाव तो अपने आप संदेह में आ गया। अगर किसी चुनाव की मतदाता सूची ही त्रुटिपूर्ण हो, उस मतदाता सूची को लेकर के लोगों के मन में संदेह हो, तो उस मतदाता सूची पर होने वाले चुनाव को आप कैसे पारदर्शी और ईमानदारी से कराया गया कर सकते हैं? सब है मतदान कैसे करेंगे लोग, मतदान उनको करने दिया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, दूसरा चरण। पहले तो मतदाता सूची अब अपडेट कीजिए। अगर सर्वोच्च न्यायालय ने ही इस मतदाता सूची पर जो फाइनल लिस्ट जारी हुई है उस पर उसने संदेह व्यक्त किया कि जिन लोगों का नाम आपने नए सिरे से जोड़ा है वो कौन लोग हैं। ये वो लोग हैं 69 लाख लोगों में शामिल हैं जिनका नाम आपने काट दिया था, उनको दोबारा जोड़ दिया, या ये नए लोग हैं? अगर नए लोग हैं तो कौन है? दूसरी चीज, जिन 69 लाख लोगों का नाम आपने काटा, उनके नाम काटने के कारण आप सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि नहीं, सबको आपने राजनीतिक दलों को उपलब्ध करा दिया गया। राजनीतिक दल कह रहे हैं कि हमको मिला नहीं। और जो एक नियम यह है कि इन सभी विवादों से परे हटने के लिए जिन मतदान केंद्रों, पोलिंग बूथ के वो मतदाता होते हैं, उन पोलिंग बूथ पर लिस्ट पकड़ी जाती है और बाकायदे इसकी सार्वजनिक घोषणा की जाती है कि आपका मतदाता सूची का ड्राफ्ट या अंतिम मतदाता सूची प्रकाशन के पूर्व की वह चस्पा की गई है, अपना नाम आप देख लें। बाकायदे निर्वाचन आयोग प्रचार अभियान चलाता है, वो आप नहीं बता रहे हैं। निर्वाचन आयोग से, मुख्य निर्वाचन आयोग से जब ये पूछा जाता है कि आपने एसआईआर की प्रक्रिया तो शुरू की थी घुसपैठियों की पहचान के लिए, उनको मतदाता सूची से बाहर करने के लिए, तो कितने घुसपैठिए पहचाने गए आप वो संख्या भी नहीं बताते। आप ये कहते हैं कि यह जानकारी बिहार के जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं वो देंगे, तो आप पूछ लीजिए उनसे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नहीं रहे हैं और उनसे पूछने के लिए कोई आपको किसी और तो व्यक्ति से पूछना नहीं पड़ेगा, आप सक्षम है पूछने के लिए, तो आप उनसे पूछे क्यों नहीं बताए? आप वो भी नहीं कर रहे हैं। तो जिन आधारों पर आपने एसआईआर जैसी कार्रवाई की, जबकि एसआईआर की प्रक्रिया इस देश में कभी नहीं हुई, माने रिवीजन की प्रक्रिया हुई है, लेकिन जो रास्ता आपने अख्तियार किया मतदाताओं से ही अभिलेख मांगने का, यह कभी नहीं हुआ।
घर घर जाकर के आपने लोगों के नाम पूछे, उनको मतदाता सूची में आपने शामिल किया। यह 1952 से लगातार ये क्रम चलता चला रहा, और साल में एक बार दो बार रिवीजन होता है, चुनाव के पहले तो हमेशा से होता रहा। लेकिन आपने वो भी रास्ता अख्तियार किया कि आप सबसे पूछेंगे, अभिलेख मांगेंगे, और ऐसे अभिलेख आपने मांगना शुरू कर दिया जो लोगों के पास है नहीं। आधार कार्ड को लेकर के भी जो सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया, उसको कहां मान रहे हैं? मुख्य निर्वाचन आयुक्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि आधार कार्ड न तो पहचान का प्रमाण पत्र है, न निवास का प्रमाण पत्र है, न नागरिकता का प्रमाण पत्र है, और न जन्म तिथि का प्रमाण पत्र है। वो है क्या फिर? किस बात के परिचय में लिए घूमते रहते हैं आप, या जगह जगह उसका उपयोग करते रहते हैं? उन्होंने कहा कि आप आधार कार्ड देंगे तो उसके बावजूद भी आपको कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। तो सर्वोच्च न्यायालय की जो मंशा थी, उस मंशा को निर्वाचन आयोग कहां करता हुआ दिखाई पड़ रहा है? वो यह क्या बताने की स्थिति में है कि आधार कार्ड के देने के बाद कितने लाख, कितने करोड़, कितने हजार, कितने सैकड़ा लोगों का नाम आपने जोड़ा, या जो लोग जिन लोगों का नाम आपने मतदाता सूची से इसलिए हटा दिया कि वह 11 जो आपने अभिलेख मांग रहे थे, वो अभिलेख देने की स्थिति में वो नहीं थे, आपने वो कर लिया। आप बिना बताने की वह संख्या नहीं बता रहे हैं। जो दावे आपने किए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने दावा किया कि शुद्धिकरण का काम पूरा हो गया, साबित हुआ। अगर 14,35,000 मतदाता डुप्लीकेट मतदाता, जो 1, 2 से 3 जगहों पर उनका नाम दर्ज है, नाम वही है, परिचय वही है, उम्र भी वही है, मिलता जुलता, और उसके बाद ही आप दावा कीजिए कि शुद्धिकरण का काम पूरा हो गया, तो कम से कम इस दिशा से तो पूरा होता नहीं दिखाई पड़ता। अगर 1,32,00,000 से अधिक मतदाता ऐसे हैं जिनका जो पता है वह संदेहास्पद है, या वो पता ही नहीं है, जो पता बता रहे हो पता के नामोनिशान तक नहीं, आपकी अपनी स्थिति यह हो गई ना कि लगभग 1.5 करोड़ मतदाता ऐसे हैं जिनको आपने या तो डुप्लीकेट मतदाता है या फर्जी पतों पर आपने रख रखा है। मतलब आप आश्चर्य कीजिए कि केवल 3 विधानसभा क्षेत्र, पिपरा, बगहा और मोतिहारी, 3 विधानसभा क्षेत्र है जिसमें 80,000 मतदाताओं की पहचान की गई है जो या तो डुप्लीकेट है या गलत पते पर उनका नाम दर्ज, और उसके बाद आप दावा कर रहे हैं कि शुद्धिकरण का काम पूरा हो गया, बड़ा भारी अभियान आपने पूरा कर लिया। सवाल है कि अगर मतदाता सूची अशुद्ध है, मतदाता सूची अगर अद्यतन नहीं है, मतदाता सूची उस राज्य के मताधिकार प्राप्त जितने लोग हैं उनको शामिल किए बगैर अगर उस ऐसी मतदाता सूची तैयार की जाती है, तो इस आधार पर होने वाले चुनाव के ऊपर आप कैसे भरोसा कर सकते हैं? कैसे हो सकता है? और आश्चर्य देखिए कि मुख्य निर्वाचन आयोग अधिकारी बिहार यह इन आरोपों को इनकार नहीं करते। उनका मैं एक्स पे पोस्ट देख रहा था कि जो रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने रिपोर्ट दी है उसको आउटराइट खारिज नहीं कर रहे हैं कि जो बात आप कह रहे हो गलत है। वो यह कहते हुए दिखाई दे रहा है कि यह अंतिम सूची नहीं है, अभी संशोधन किए जा रहे हैं, अभी मतदाता सूची को शुद्धिकरण का जो अभियान है वो जारी है। अब तक क्या कर रहे थे आप? कि कौन सा आपने ये तो जो एनालिसिस आई है वह जिन 7 करोड़ 42 लाख लोगों के नाम आपने मतदाता सूची में दर्ज किए हैं उनका एनालिसिस है। जो छूटे हैं मतदाता है 69 लाख, उनकी तो कोई बात ही नहीं कर रहा है अभी। तो जो आप कह रहे हैं कि शुद्धिकरण के दावे के बाद जो आपने मतदाता सूची आप लाए हैं उसके ऊपर सवाल पैदा हो रहा है। तो यह कितना बिहार का चुनाव कितना निष्पक्ष होगा, कितनी ईमानदारी से होगा, कितना लेवल प्लेइंग फील्ड राजनीतिक दलों को उपलब्ध कराएगा, ये बड़ा सवाल। और शुद्ध मतदाता अद्यतन मतदाता सूची जिसको शुद्ध कहते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त महोदय, ये पहली बार हम लोग शब्द सुने, हमने अपने जीवन में कभी शब्द सुना नहीं। मैंने शुद्ध अद्यतन करने, लोगों के नाम जोड़ने, लोगों के नाम घटाने से चीजें शुद्ध हो जाती हैं, और अगर वो मौजूद है तो अशुद्ध है वो। ये तो एक नई परिभाषा है, खैर उनका अपना टर्मिनोलॉजी उस पर अगर बात करें। अब सवाल यह है कि आपने अब जो मतदाता सूची बनाने को लेकर के है, अब चुनाव की प्रक्रिया से देख लीजिए कि ये साफ साफ बात सामने आई कि पूर्वी चंपारण के ढाका विधानसभा क्षेत्र से 80,000 मतदाताओं के नाम काटने का पत्र भारतीय जनता पार्टी के पेट पर भेजा गया। क्या कैसे आपने संज्ञान ले लिया उसका? जो लोग इस प्रक्रिया में शामिल है उनके खिलाफ आपने कौन सी कार्रवाई की? अभी एक केवल घटना है ढाका की, 243 विधानसभा क्षेत्रों में पता नहीं कितने विधानसभा
कितने इस तरह की रिपोर्ट, इसका संज्ञान आप लेने के लिए तैयार नहीं है। विपक्षी दल जो आप पे आरोप जो शिकायतें कर रहे हैं उसके ऊपर आप संज्ञान लेने के लिए तैयार नहीं है। चुनाव की घोषणा के कुछ दिनों पहले जो सरकार की ओर से घोषणाएं की गई उसका संज्ञान लेने के लिए तैयार नहीं है। इसी देश में हुआ है, तो ऐसा नहीं कि हम कोई दूसरे देश का उदाहरण दे रहे हैं। जब चुनाव के पूर्व जो घोषणाएं की गई है इस तरह के फ्री व्यूज की, उस पर रोक लगाया है निर्वाचन आयोग ने। चोर कमीशन ये लागू नहीं कर सकते हैं। इस टेक्निकलिटी के आधार पर एकेडमिक कारण बता के कि चुनाव की घोषणा के बाद जो घोषणाएं होगी उसके ऊपर हम संज्ञान लेंगे। जब निर्वाचन आयोग चल पड़ा दिल्ली से पटना जाने के लिए, अपनी तिथियां घोषित कर दी उसने कि हम पटना जा रहे हैं, उस समय से भी आपको संज्ञान लेना चाहिए। क्यों नहीं ले रहे हैं? ये तो तथ्यात्मक स्थिति है जो चुनाव के आधार है। अब आप अगर आप बात कीजिए कि एनडीए और इंडिया दल समूह, मेरा जहां तक मुझे याद है भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड एक उम्मीदवार घोषित कर चुकी है, बहुत पहले कर दिया था उन्होंने, कोई सूची जारी नहीं हुई। लेकिन उनके यहाँ संघर्ष की स्थिति है। संघर्ष की स्थिति है कि जितने उनके सहयोगी दल हैं, एक तो सबसे बड़ा स्थिति दोनों दलों के सामने कि नीतीश कुमार जी का यह दावा है और मुझे लगता है कि उससे समझौता भी नहीं करेंगे लोग कि हम सबसे ज्यादा संख्या में सीट पर लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी सेकंड नंबर पर रहेगी। भारतीय जनता पार्टी अपने उद्देश्य को साफ कर चुकी है कि वह अपने बूते सरकार बनाना चाहती है, मतलब अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। ऐसे में दोनों दलों के बीच में सीट बंटवारे की स्थिति क्या होगी, आने वाला समय बताएगा। चिराग पासवान 40 सीटों की बात करते रहे, है उनकी राजनीतिक ताकत भी आप है ये जानिए कि आज तक जब रामविलास पासवान जी जीवित थे तब भी 5 से अधिक सीटें नहीं जीत पाए हैं पूरे विधानसभा। कोई दौर रहा हो, जब लालू जी के साथ लड़े हो चाहे नीतीश जी के साथ लड़े, यहाँ तक कि लोकसभा में भी उनकी सीटें 4 और 5 और 3 या 2 रही हैं, तब भी वो 5 के नीचे ही रहे। इतनी बड़ी ताकत उनके पास नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि हमको जितने हम हमारे सांसद हैं उसके हिसाब से 30, 35, 40 के हमको सीट मिलनी चाहिए। वही स्थिति है, हम पार्टी कर रही है कि हमको राष्ट्रीय दल का दर्जा मिल जाए, इसके लिए हमको उतनी सीटें चाहिए। तो सीट शेयरिंग को लेकर के एनडीए में संघर्ष है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। इसका समाधान, और मुझे लगता है कि इस संघर्ष को विस्फोटक होने से बचाने के लिए यह अंतिम समय तक अपने विधानों घोषणा करेंगे कि दल खेमा बदलने के लिए पास आपके पास संभावना है या अवसर कम। महागठबंधन की अब तक की राजनीति कम से कम सीट शेयरिंग को लेकर मुझे नहीं लगता कि उतना विवाद होगा। एक सहनी साहब ऐसे व्यक्ति हैं, आप उस गठबंधन में अब तक हैं जिनको लेकर संदेह भी किया जाता है कि वो सीट शेयरिंग को लेकर क्या कर सकते हैं। अन्यथा जो 3 प्रमुख दल हैं, माले, कांग्रेस और आरजेडी, इनके बीच एक सहमति है कि किसी चुनाव जीतना उनका बड़ा लक्ष्य। और इंडिया दल समूह ने जो मुद्दे खड़े किए हैं वह मुद्दे लोगों को अपील कर रहे हैं, लेकिन इनमें आप स्वराज पार्टी की ताकत से इनकार नहीं कर सकते। इसलिए मेरा मानना है कि स्वराज पार्टी की कोशिश भी यही है कि वह एंटी इनकम्बेंसी के जो मतदाता है उनमें सेंध लगावे और उन्हें बंटवारा, और प्रकारांतर से वह एनडीए को सहयोग करते हुए मुझे उनकी आक्रामकता है। चुनाव में उन्होंने मुद्दे खड़े किए,